हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ा पा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी की क्लास में हमारे लोगों की पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, विकास से संबंधित हमारी जो क्लास है वो चल रही थी। और उत्पत्ति और विकास के क्रम में हम लोग देख पा रहे थे स्थल मंडल को, और स्थल मंडल में चल रहे थे हम लोग कहाँ पर, पर्वतों के बाद में पठार, और पठारों के बाद में हम लोग आज मरुस्थल को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मरुस्थल के बारे में जानने वाले हैं। तो मरुस्थल के बारे में जानेंगे, उसके बाद में कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप के बारे में जानेंगे कुछ, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे कहाँ पर, ओशियन पर, मतलब समुद्र में चले जाएंगे। समुद्र में चले जाने के बाद में निकल भी आएंगे। तो आज हमारी जो क्लास है तो कहाँ पर है, हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे डिजर्ट पर, और इन डिजर्टों का महत्व क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, समझा दूं, ताकि जो वर्तमान के मरुस्थल हैं, कहीं न कहीं मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है और आगे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। कहीं न कहीं वर्षा जो है समय के प्रतिकूल होती जा रही है, और कहते हैं, मतलब ऐसा कहें कि समय के अनुसार नहीं हो रही है। कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। देखिए, वातावरणीय घटनाएं जो हो रही हैं वर्तमान के टाइम पर, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे, जो ठंड है वर्तमान की, उस हिसाब से ठंड नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ठंड का जो प्रकोप है धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग आपने जो सुना होगा कि गर्मी की जो भरमार है वो कहीं ना कहीं जब ग्रीष्म काल में आप लोग देखते होंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है आपको। इन सब चीज़ों का कारण क्या है? दरअसल में ग्लोबल वार्मिंग का जो एक प्रमुख रीजन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, और कहीं न कहीं ऐसे तत्वों का पृथ्वी पर उपयोग, और ऐसे जैसे कि CFC गैसेस, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव ज़्यादा तौर पर बढ़ना, इन्हीं सब के चलते क्या होता है, मौसम में बदलाव पाया जाता है। और मौसम में बदलाव के चलते क्या होता है, कहीं न कहीं मरुस्थलीकरण जो है आपका प्रभावित होता है या बढ़ता है, और कहीं कहीं पर बाढ़ जैसी घटनाएं मिलती हैं, कहीं कहीं पर सूखे देखने को मिलते हैं आपको। और आपने कहीं नाम सुना होगा प्रति चक्रवात और चक्रवात। तो चक्रवात जैसी स्थितियां जब होती हैं तो क्या होता है, वहां पर बारिश हो जाती है। जब प्रति चक्रवात जैसी दशाएं हो जाती हैं, प्रति चक्रवात का मतलब होता है जब ये तूफान तेजी से जा रहा होता है उसके उल्टी दिशा में, मतलब एंटी साइक्लोनिक जो दशाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, उसको कहते हैं प्रति चक्रवात। मतलब वहाँ पर बारिश नहीं होती है, और कहीं न कहीं वो जो हवाएं चल रही होती है वो थम जाती हैं, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो कुछ ऐसी दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं जिनके द्वारा जल धाराएं जो होती हैं आपकी, कहीं न कहीं शुष्क जल धाराएं वहाँ पर पहुँच जाती हैं, गर्म जल धाराएं पहुँचती हैं। कहीं न कहीं जो नमी युक्त वायु है उसका संचरण वहाँ पर नहीं हो पाता है, तो आपका मरुस्थल बन जाता है। ये मरुस्थल आपके कहीं न कहीं शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर जो जलवायु होती है, कहीं न कहीं शुष्क जलवायु अधिकतम पाई जाती है। तो हम बात करेंगे आज आपके किस पर, मरुस्थल पर। आपको मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया, बता दिया कि मरुस्थल के जो भाग हैं, जो क्षेत्र हैं, वो कैसे लगभग बनता है मरुस्थल। बाकी आगे जो मरुस्थल होंगे, विश्व के मरुस्थल मैप पर बना करके हम आपको बताएंगे, और उनको समझाते हुए आगे आपको लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी ये पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे डिजर्ट की या मरुस्थल की। तो हमारा मरुस्थल है क्या? तो जब बात करते हैं मरुस्थल की, तो मरुस्थल आपका पहली बात तो या तो शुष्क क्षेत्रों में पाया जाएगा या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये जो मरुस्थल है आपका, स्थल खंड के शुष्क या महाद्वीपों के शुष्क या शुष्क, अथवा लगा लीजिए या अर्ध शुष्क। कहाँ पर? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये पाया जाता है।
या तो शुष्क क्षेत्रों में या तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। कहीं न कहीं जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल जो है आपका, ये इन क्षेत्रों के पाए जाने के कारण यहाँ पर जो उच्च वायु दाब जो पाया जाता है उसके कारण भी ये प्रभावित होता है। तो ये अन्य कहाँ पर, इसके लिए दशाएं कैसी होंगी, यह जो मरुस्थल है आपका उपोष्ण उच्च वायु दाब, कहाँ पर, उपोष्ण उच्च वायु दाब, जहां पर उपोष्ण उच्च वायु दाब जैसी अवस्थितियां पाई जाती हैं, ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर ये पाया जाता है, वाले क्षेत्रों में पाया जाता है आपका क्या, मरुस्थल पाया जाता है। ये जो पाया जाता है वो उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे आपके उपोष्ण उच्च वायु दाब, ये जो क्षेत्र होते हैं कहीं न कहीं यहाँ पर ना तो ज्यादा वर्षा होती है, आपने देखा होगा जहां पर गर्मी या नमी युक्त हवाएं चलती हैं वहां पर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब में आपकी पाई जाती है कितनी, इक्वेटर 0 डिग्री पाई जाती है, जिसको कहते हैं इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री रेखा के ऊपर पाई जाती है आपकी कौन सी, एक कर्क रेखा पाई जाती है 23.5 डिग्री। निचले भाग में एक पाई जाती है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री क्षेत्र में, आपको मैं बताऊंगा आगे चल करके। ये है मकर, ये है आपकी कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन। तो ये दोनों जो रेखाएं पाई जाती हैं, इसके ऊपर वाले जो भाग होते हैं, इसके जो नीचे वाले भाग होते हैं, इसके इन क्षेत्रों में, इसके इन क्षेत्रों में जो ये क्षेत्र होते हैं, ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है कम पहुंचती है। जैसे जैसे यहाँ से आप लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है वो घटती जाती है। कहीं न कहीं जो समुद्री मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इन्हीं रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर इक्वेटर के आसपास जो रीजन होता है, यहाँ पर आपके जो है मरुस्थल क्यों नहीं पाए जाते, यहाँ पर कम क्यों पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में मरुस्थल इसलिए कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपका इक्वेटर है, यहाँ पर जो लाइट है आपकी, प्रकाश है, जो टेम्परेचर है, जो ताप है, जो प्रकाश है सूर्य का, जो सूर्य का प्रकाश है, जो तापमान है यहाँ पर अधिक रहता है। जैसे ही तापमान अधिक रहता है तो यहाँ का जो समुद्र का जो पानी होता है धीरे धीरे वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है। जैसे ही ऊपर उड़ता है तो यहाँ पर बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद में होता क्या है, यहाँ पर बारिश हो जाती है। कहीं न कहीं यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर बारिश आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है क्रम वाइज। तो यहाँ पर बारिश देखने को, इन क्षेत्रों में बारिश देखने को ज्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मरुस्थलों की जो क्षेत्र हैं, मरुस्थल के जो क्षेत्र हैं, मरुस्थल हैं जो, वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसका मुख्य रीजन यही है क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो वहां पर वर्षा की मात्रा आपकी घटती जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रकाश इतना है, यहाँ इक्वेटर के जैसा ना तो यहाँ पर प्रकाश है और ना तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना तेज है जो कि यहाँ पर भाप बनकर पानी उड़ सके और यहाँ पर वर्षा हो सके। वर्षाकालीन जो कंडीशन है मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपकी बनती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ये जो दशाएं होती हैं ये आपकी बनती हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि मरुस्थल का निर्माण कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये आपको, मैं चाहता हूँ कि आपको कंफर्म हो गया कि मरुस्थल का निर्माण होता क्यों है और कैसे, ठीक है, और कहाँ पर होता है, किन क्षेत्रों में होता है। ये आपको देखिए आगे चल के मैं बताऊंगा, अच्छे से और समझाऊंगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया उच्च जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब वहां पर वो पाए जाते हैं उच्च वायुदाब पेटियों पर। बात ये होती है यहाँ पर कुछ ऐसी दशाएं पाई जाती हैं, मतलब जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं उनके ऊपर और दक्षिण में क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसी दशाएं पाई जाती हैं, जैसे
यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रतिचक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, प्रतिचक्रवातीय। यहां पर जो है प्रतिचक्रवाती तथा तापीय जो प्रतिलोमन है आपका, तापीय प्रतिलोमन की दशाएं पाई जाती हैं। कहां पर, जहां पर समुद्रों और सॉरी मरुस्थलों का निर्माण होता है, दशाएं पाई जाती हैं। तापीय प्रतिलोमन आपको शायद नहीं पता होगा। प्रतिचक्रवाती एंटीसाइक्लोनिक मतलब जहां पर दशाएं पाई जाती हैं, और तापीय प्रतिलोमन को आपको मैं बता देता हूं। तापीय प्रतिलोमन का मतलब यह होता है जैसे जैसे पॉजिटिव सेंस में प्रकाश का जो टेम्परेचर है पॉजिटिव सेंस में जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में जो प्रकाश का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, कहीं ना कहीं निगेटिव चला जाता है। तो निगेटिव होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब जिस सेंस में वहां पर टेम्परेचर उतना ज्यादा होना चाहिए, वहां पर तापमान इतना तेज होना चाहिए ताकि भाप के रूप में पानी जो है उड़ सके, इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। तापीय प्रतिलोमन की दशा पाई जाती है, यहाँ पर ऐसा क्षेत्र मतलब ऐसा तापमान नहीं पाया जाता है। तापमान की कमी के कारण इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, कहीं कहीं वर्षा नहीं होती है, और वर्षा ना होने का रीजन ये है कि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास हो जाता है और मरुस्थल बन जाते हैं आपके। तो ये भी आपको लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाएं जो हैं ये पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है, तापीय प्रतिलोमन की दशाएं यहाँ पर जो है आपकी पाई जाती हैं। और जो होता है, देखिए बात ये होती है क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों में समुद्र का जो कहीं न कहीं जो जल है वो आपका ना तो ये प्रकाश टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो पाता है कि वहाँ की जो जल है उड़ करके आसमान में या बादलों में या वायुमंडल में जा सके, ताकि बादल के रूप में बादल बन करके फिर वर्षा कर सके, ये यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो हवाएं आपकी चल रही हैं इनमें नमी नहीं होती है। यहाँ पर जो है वर्षा की जो मात्रा होती है, वर्षा की आप लिखिए न्यूनतम मात्रा के कारण, वर्षा की न्यूनतम मात्रा के कारण होता क्या है, इन क्षेत्रों में वर्षा की जो मात्रा होती है न्यूनतम होती है, और इन क्षेत्रों में वर्षा की न्यूनतम मात्रा के चलते होता क्या है, मात्रा के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो वाष्पीकरण युक्त हवाएं जो हैं आपकी, वो वाष्पीकरण युक्त हवाएं जो है आपकी नहीं चल पाएंगी, और जो हवाएं होंगी वहां पर शुष्क हवाएं चलती हैं। आपकी हवाओं में या हवाओं में जो कहेंगे नमी कम होती है, तो हवाओं में यहाँ पर नमी कम होगी तो इनमें वर्षा करने की क्षमता ही नहीं होगी। जब वर्षा करने की क्षमता नहीं होगी, जब नमी नहीं होगी, तो वर्षा करने की क्षमता बात ही खत्म हो जाती है। तो वर्षा करने की इनमें और संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ही कम होती है। वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं होती है उनमें नमी नहीं होती है। जब हवाओं में नमी होगी तभी वर्षा के बादल बनेंगे, तब बादल बनेंगे तो आपकी वर्षा होगी। ये कारण है इसका। इसके दो चार और रीजन हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अभी आपको लिख देंगे हम तो नीचे दिखाई देगा शायद। होता क्या है, इन कुछ उष्ण मरुस्थलों के निर्माण के लिए, क्या आपके उष्ण मरुस्थल जो होते हैं आपके के निर्माण में कुछ दशाएं कार्य करती हैं। कुछ दशाएं कार्य करती हैं। उन दशाओं को अगर हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो शायद आपको ना दिखाई दे, तो इसलिए हम आपको ऊपर लिख देते हैं। मैंने आपको बताया मरुस्थल जो है स्थलखंड के शुष्क अथवा अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहीं पर ये मतलब विकसित होते हैं, विकास इनका होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी तापमान होता है वो बिल्कुल कम होता है,
और यहाँ पर कुछ दशाएं तापीय प्रतिलोमन और प्रतिचक्रवाती दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इन दशाओं के द्वारा ही, इन दशाओं के कारण ही यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। एक तो वर्षा की कमी होती है, और वर्षा की कमी होने के कारण जो है आपका वाटर जो है तापमान, अधिक तापमान के चलते वो वातावरण में नहीं जा पाता है। जब वातावरण में जाएगा नहीं तो कहीं ना कहीं हवाओं में नमी नहीं हो पाएगी। जब हवाओं में नमी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वर्षा जो है आपकी नहीं हो पाएगी। तो कुछ उपोष्ण जो आपके हैं, जो उष्ण मरुस्थल हैं, मैं बता रहा था आपसे उष्ण मरुस्थलों का विकास। जो आपके उष्ण मरुस्थल हैं, उष्ण मरुस्थल का विकास जो है आपका, तो वो कैसे होगा? इसके लिए कुछ दशाएं आपकी पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में, इसलिए इन दशाओं के कारण ही ये आपका जो उष्ण मरुस्थल है वो वहां पर बन जाता है आपका। इसलिए वो जरूरी है कि उष्ण मरुस्थलीय वाली दशाओं को हम लोग जान ले, पहले देख लें इनको। तो होता क्या है, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपकी, मैंने आपको बताया कि प्रतिचक्रवाती जो दशाएं आपकी पाई जाती हैं, प्रतिचक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं। एक बात तो ये हो गई, आपको ये याद रखना है, प्रतिचक्रवाती दशाएं पाई जाएंगी। यहाँ पर आपका जो तापीय प्रतिलोमन पाया जाएगा वो भी आपका यहाँ पर होगा। तापीय प्रतिलोमन यहाँ पर भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन हो जाएगा तो इससे वर्षा जो है नहीं हो पाएगी, तो आपका कहीं ना कहीं सूखा होगा। आपका जो जलधाराएं हैं आपकी, वो जलधाराएं जो हैं आपकी वो कहीं ना कहीं ठंडी जलधाराएं आपकी मिलेंगी, ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। माफ कीजिए, मैंने शायद इसमें गर्म जलधारा बोल दिया था पिछले वाले पीछे। तो यहाँ पर आपकी ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपकी ठंडी जलधाराएं मिलेंगी तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो गर्म होकर के जल ऊपर मतलब वायुमंडल में नहीं जा पाएगा, जिससे बादल नहीं बन पाएंगे। अगर आपकी गर्म जलधारा जाती तो कहीं न कहीं वर्षा होने की संभावना होती है, क्योंकि नॉर्वे वाले क्षेत्र में नॉर्वेजियन जो जलधारा है आपकी कहीं न कहीं गर्म होकर के जाती है, तो वर्षा करने की संभावना वहां पर बनी रहती है। तो यहाँ पर ठंडी जलधाराएं आपकी मिलती हैं और पाई भी जाती हैं। जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो व्यापारिक पवनें होती हैं आपकी, व्यापारिक जो पवनें होती हैं, ट्रेड विंड्स, जो व्यापारिक पवनें होती हैं, इनकी जो आर्द्रता होती है, इनकी आर्द्रता में कमी पाई जाती है। मतलब ये नमी नहीं होती हैं, नमी युक्त नहीं होती हैं, नमी युक्त नहीं, शुष्क होती हैं। ठीक है, तो व्यापारिक पवनें हो गई जो आपकी, ये भी शुष्क पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें पाई जाएंगी आपकी, तो आपकी जो है उनमें शुष्कपन नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो दशाएं हैं ये कहीं ना कहीं कंडीशन है। और हवाएं जो होती हैं उतरती हुई प्रतीत होती हैं, हवाओं का अवरोहण यहाँ पर मतलब पता चलता है। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में जो है आपके मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो मरुस्थलों का निर्माण आपको पता चल गया, इनके लिए दशाएं कुछ हो गई, उनको भी पता चल गया। अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे मरुस्थल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके नाम कभी न कभी आपको मैच करके पूछा जा सकता है, और ये मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है, उनका स्थान या देश का नाम, और मरुस्थल क्या नाम दे सकता है आपको परीक्षा में, और मेल मिलान के लिए सवाल दिया जा सकता है। तो एक तरफ आप लोग लिख लेंगे क्या, मरुस्थल, मरुस्थल का नाम लिखेंगे। ठीक है, इधर लिख लेंगे आप लोग मरुस्थल, और इधर आप लोग लिख लेंगे अवस्थिति या कहाँ पर अवस्थित है मरुस्थल की अवस्थिति। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम बताएंगे, पहली बात तो आपका सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा के बारे में बात कर लेते हैं। सहारा जो है सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मरुस्थल है आपका देश और दुनिया का। तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है ये सहारा।
तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है सहारा मरुस्थल, तो ये पाया जाता है उत्तरी अफ्रीका में। तो ये आपका पाया जाएगा कहां पर, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, अल्जीरिया देशों में, मतलब अल्जीरिया के आसपास, अल्जीरिया और उसके पड़ोसी देशों के आसपास उत्तरी अफ्रीका में ये पाया जाता है आपका। दूसरा आपने देखा होगा, नाम तो सुना होगा, गिब्सन, नाम सुना है गिब्सन। आपने नाम सुना होगा ग्रेट विक्टोरिया, अब तो याद आ गया होगा ना, सोने की खाने पाई जाती है, नाम सुना है ना, ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी भी आपने नाम सुना होगा मेरे हिसाब से, ग्रेट सैंडी। ये सभी यहाँ पर जो है खूब ज्यादा मात्रा में सोना पाया जाता है, सोने की खान पाई जाती है बहुत बड़ी, ग्रेट विक्टोरिया के मरुस्थल में। और ये पाया जाता है आपका कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। जब आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा ऑस्ट्रेलिया और उसके जो मरुस्थल हैं उनके बारे में, तब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगला जो आपका मरुस्थल है, नाम आपने सुना होगा शायद, ये है गोबी। गोभी का फूल नहीं है, कॉलीफ्लावर नहीं है, ये गोबी मरुस्थल है। और इस गोबी मरुस्थल की अवस्थिति मतलब आपके चीन और मंगोलिया, ज्यादातर ये मंगोलिया और चीन के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर हो गया, चीन और मंगोलिया के आसपास, उन दोनों के बॉर्डर के आसपास बीच में पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा कालाहारी मरुस्थल का, ये क्या है, कालाहारी मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा। तो आपका जो कालाहारी मरुस्थल है ये पाया जाता है 3 देशों में, बोत्सवाना, नामीबिया और ये पाया जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। 3 देशों में ये पाया जाता है आपका। देखिए अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कालाहारी मरुस्थल की अवस्थिति है, 3 नाम दिए जाएंगे ये वाले। ठीक है, इन 3 नामों के अलावा 4 जोड़े बनाए जाएंगे, उनमें कहीं न कहीं 2 देश ये रहेंगे, तीसरा देश ऐड किया जाएगा, तीन देश के विकल्प बनाए जाएंगे आपके। या तो निम्नलिखित में से ये कौन सा देश है इसमें से नहीं है, या कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित नहीं है या किस देश में विस्तारित नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और शायद मेरे हिसाब से बना भी होगा। आपने नाम सुना होगा आटाकामा का, आटा नहीं आटाकामा। तो आटाकामा जो मरुस्थल है ना, उत्तरी चिली में है। चिली देखा ना, दक्षिणी अमेरिका में, महाद्वीप में पतला पतला सा देश है चिली, साइड साइड में आपको समुद्र के किनारे। ठीक है, तो वो देखा होगा, उत्तरी चिली, ठीक है, और दक्षिणी पेरू में, पेरू, सॉरी पेरू। आपने नाम भी सुना होगा पेरू की जलधारा, वही वाला है ये पेरू। ठीक है, तो दक्षिणी पेरू में ये पाया जाता है आपका आटाकामा मरुस्थल, और आपके उत्तरी चिली में। इनको हम मिटा दें, नहीं तो शायद आपको दिखे ना इसके नीचे, दिखेगा थोड़ा सा, और हम लोग 1-2 लिख लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं। आपने नाम सुना होगा टकला मकान, टकला लिख लीजिए, टकला मकान, टकला नहीं है, टकला मकान। अरे टकला से याद रखिए यार,
क्या दिक्कत है? टकला मकान याद रहना चाहिए बस। ये कहाँ है? चिंगचांग में। तो चीन में अवस्थित है ये आपका टकला मकान। इनकी हमने बात किया मैंने बताया सहारा, इसका सबसे बड़ा, उत्तरी अफ्रीका में गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। गोबी मरुस्थल मैंने बताया चीन और मंगोलिया के बॉर्डर के आसपास है। और आपका कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में पाया जाता है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में। आटाकामा मैंने बताया आपको उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में पाया जाता है, इन दोनों देशों के आसपास। और टकला मकान आपका पाया जाता है वही टकले वाला, मान लीजिए टकला चीन है तो ऐसे याद रख लीजिए टकला मकान, ठीक है। इनको याद करने की ज़्यादा विशेष आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो मरुस्थल है इनके नाम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके अगले मरुस्थल, और उनमें से 7वें नंबर का है आपका दस्त ए कबीर। नाम सुना है ना? दस्त ए कबीर नाम सुना है ना? और एक 8 नंबर का मरुस्थल है दस्त ए लुट। ये दोनों ही आपके पाए जाते हैं ईरान में। तो जब ईरान को दस्त लग गए तो कबीर ने उनको लूट लिया, ठीक है। जब ईरान को दस्त लग गए ईरानियों को, तो कबीर ने उनको लूट लिया। तो दस्त ए लुट और कबीर दोनों ही कहाँ पे हैं? ईरान में आपके, समझ गए ना? 9 नंबर पे आएगा आपका पेंटागोनिया। नाम सुना होगा आपने शायद, अगर नहीं सुना है तो यहाँ पर देख लीजिए। आपने नाम सुना है पेंटागोनिया मरुस्थल का? ये है कहाँ पर आपका? ये है आपका अर्जेंटीना। ये वही देश है जिसने कहीं ना कहीं बहुत बड़े फुटबॉलर जो हैं आपके, मतलब वो शायद मेरे हिसाब से फुटबॉल की विजेता रहा था ये। और अगला जो मरुस्थल आपने 10वें मरुस्थल का नाम तो सुना ही होगा, वो इससे आप परिचित होंगे। यह है आपका भारत, और कुछ मात्रा में पाक में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? थार का मरुस्थल। और ये मरुस्थल हो गए आपके, सेवा यहाँ पर समाप्त होती है। क्योंकि जब हम फिगराइज अप्रोच में बड़े स्तर पे संपूर्ण जानकारी इसके साथ में कैसे कैसे निर्मित होता है मरुस्थल, उसको विस्तार रूप में जब लेकर के आएंगे तब हम इसको बेहतर तरीके से और विस्तृत रूप में आपको बताएंगे। क्योंकि अभी पृथ्वी का निर्माण हो रहा है तो आपको इतना जानना जरूरी है, उतना आपको हमने बता दिया। जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हो जाता है उसके बाद में धीरे धीरे जो चीज़ें होंगी, अपनी क्लास जो है आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। तब तक के लिए आप लोग क्लास को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।